राजनीति में, राज्य की सियासत में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि पूरे देश को चौंका रही हैं। नवंबर 2019 को ही ले लें, जब एक सुबह अचानक देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी और अजीत पवार ने पार्टी से बगावत करके उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जबकि एक शाम पहले ही तय हो गया था कि महाविकास आघाड़ी की ओर से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। फिर उसके बाद साल 2022 को लीजिए कि किस तरह से शिवसेना में बगावत हुई और एकनाथ शिंदे अपने धड़े के साथ बीजेपी से मिल गए और उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद इसी साल राष्ट्रवादी कांग्रेस में, एनसीपी में भी बगावत हो गई। भतीजे अजीत पवार ने अपनी चाचा से बगावत कर दी। तो लगातार कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो कि देश को झटके दे रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति कुछ इस तरह की हो चली है। लेकिन इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त राज्य की राजनीति में तीन तरह के सस्पेंस भी हैं जिन पर से आने वाले चंद दिनों में पर्दा हट सकता है। तो क्या है ये सस्पेंस, आइए जानते हैं। पहला सस्पेंस तो यह है कि एनसीपी किसकी, चाचा शरद पवार की या फिर भतीजे अजीत पवार की। इलेक्शन कमीशन के सामने इस वक्त सुनवाई चल रही है एनसीपी के इन दोनों ही धड़ों के बीच में। कल एक सुनवाई हुई थी, उसके बाद अब अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को है। जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें शरद पवार गुट की ओर से अजीत पवार गुट के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि अजीत पवार का गुट धोखाधड़ी से पार्टी पर कब्जा करना चाहता है। उसकी ओर से फर्जी हलफनामे दायर किए गए। तो ये फर्जी हलफनामे किस तरह के थे? शरद पवार गुट का आरोप है कि तीन तरह से यह हलफनामे गड़बड़ी करके दायर किए गए। एक गड़बड़ी यह है कि कई मृत लोगों के नाम के हलफनामे दायर किए गए हैं। जो आदमी जीवित ही नहीं है वो ये बता रहा है कि हम अजीत पवार के प्रति वफादार हैं, अजीत पवार के साथ हैं, ऐसा हलफनामा दिया है। फिर दूसरा ऐसा हलफनामा है, इस तरह के हलफनामे हैं जिसमें कि नाबालिग लोग हैं, बच्चे हैं, उनके हलफनामे पेश कर दिए गए हैं। तीसरा हलफनामा ऐसे लोगों का है जो किसी पद पर आसीन होने का दावा करते हैं पार्टी में, लेकिन उस तरह के कोई पद ही नहीं है। तो कुल मिलाकर शरद पवार गुट का यह आरोप है कि झूठे हलफनामे दायर करके, फर्जीवाड़ा करके अजीत पवार पार्टी पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं और पार्टी का सिंबल घड़ी उसको हासिल करना चाहते हैं और पार्टी के आधिकारिक नाम को। यहां पर यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या रुख अपनाता है। पिछले साल ऐसा ही मामला शिवसेना को लेकर आया था चुनाव आयोग के सामने और तब शिवसेना के दोनों ही धड़ों ने, एकनाथ शिंदे के धड़े ने और उद्धव ठाकरे के धड़े ने पार्टी पर अपना दावा किया था। लेकिन कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली है। न केवल शिवसेना का नाम शिंदे को मिलेगा बल्कि जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है धनुष बाण, वो भी शिंदे के पास चला गया। और जिन बाला साहब ठाकरे ने 60 के दशक में शिवसेना की स्थापना की थी, उनका परिवार शिवसेना से बाहर हो गया। तो एक बहुत बड़ी खबर थी, ऐतिहासिक खबर थी। अब सबकी नजरें इस बात पर है, सस्पेंस इस बात का है कि चुनाव आयोग क्या उसी पैटर्न पर फैसला सुनाता है और जो बागी धड़ा है एनसीपी के मामले में, यानी कि अजीत पवार का धड़ा, क्या उसी को असली पार्टी मान लेता है या फिर पार्टी शरद पवार के पास बरकरार रहती है। तो ये तो बात हुई पहले सस्पेंस की। अब आइए बात करते हैं दूसरे सस्पेंस की। दूसरे सस्पेंस के साथ एक तारीख जुड़ी हुई है। यह तारीख है 24 दिसंबर की। मराठा आंदोलनकारी मनोज जरंगे पाटिल, जो अब से कुछ हफ्ते पहले तक अनशन पर बैठे थे, उन्होंने आमरण भूख हड़ताल कर रखी थी। सरकार की गुजारिश पर जब उन्होंने अपनी भूख हड़ताल वापस ली तो उन्होंने एक डेडलाइन दी सरकार को और यह कहा कि 24 दिसंबर तक सरकार इस बात की अधिसूचना जारी कर दे कि मराठाओं को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा। और अगर वैसा नहीं होता है तो फिर मराठाओं की ओर से फिर से उग्र आंदोलन किया जाएगा और 24 दिसंबर के बाद
चलो मुंबई का नारा देते हुए राज्य भर से मराठा आंदोलनकारी मुंबई पहुंचेंगे और मुंबई को ठप कर देंगे। तो इससे निपटने के लिए एकनाथ शिंदे की सरकार क्या कर रही है? क्या वाकई में 24 दिसंबर तक शिंदे की सरकार ऐसा कोई फैसला लेने वाली है? ऐसा की कोई अधिसूचना जारी करने वाली है कि मराठाओं को आरक्षण मिलेगा? यह सस्पेंस भी है। और अब आइए बात करते हैं तीसरे सस्पेंस की। तीसरे सस्पेंस के साथ भी एक तारीख जुड़ी हुई है और यह भी सीधे सीधे एकनाथ शिंदे से जुड़ा हुआ है। मामला उनकी कुर्सी से जुड़ा हुआ है। तारीख है 31 दिसंबर की और 31 दिसंबर तक महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को यह तय करना है कि एकनाथ शिंदे विधानसभा के सदस्य बने रहेंगे या फिर उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है। दोस्तों, पिछले साल जब शिवसेना में बगावत हुई थी तो उसके बाद उद्धव ठाकरे गुट ने स्पीकर के पास शिकायत दर्ज कराई थी एकनाथ शिंदे और उनके साथ बागी हुए 16 विधायकों के खिलाफ कि इन लोगों ने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है, पार्टी के व्हिप को नहीं माना है और ऐसे में इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाना चाहिए। तो कई दिनों से लंबित था स्पीकर के पास ये मामला। तारीख पर तारीख पड़ते जा रही थी लेकिन कोई फैसला नहीं आ रहा था। इससे व्यथित होकर उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और स्पीकर राहुल नार्वेकर की शिकायत की। सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल नार्वेकर को फटकार पड़ी और उसके बाद 31 दिसंबर की तारीख मुकर्रर हुई कि तब तक राहुल नार्वेकर को इस बात का फैसला ले लेना है कि शिंदे समेत 16 विधायक अयोग्य होंगे या नहीं होंगे। तो अब उसको लेकर भी सुनवाई शुरू हो चुकी है। कल के दिन एक सुनवाई हुई जहां पर कि उद्धव ठाकरे गुट के व्हिप सुरेश प्रभु को क्रॉस एग्जामिन किया गया। एकनाथ शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी ने उनसे सवाल किए। अब आज भी उस पर सुनवाई हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक यह सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन यहां पर सस्पेंस यह है कि अगर मान लीजिए एकनाथ शिंदे को स्पीकर अयोग्य घोषित कर देते हैं तो क्या उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी? एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाएगी? और क्या अजीत पवार, जैसे कि बीते कई दिनों से चर्चा हो रही है, क्या अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा? अगर देवेंद्र फडणवीस की माने तो ऐसा नहीं होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि एकनाथ शिंदे बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और मान लीजिए कि अगर स्पीकर ने उन्हें अयोग्य घोषित कर भी दिया तो ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे के पास यह विकल्प है कि वो विधान परिषद की सदस्यता ले लें और मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रहें, क्योंकि संवैधानिक कानून के मुताबिक मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति को दो में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। जैसे कि प्रधानमंत्री होने के लिए या तो आपको लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है या फिर राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। तो उसी तरह से जिन राज्यों में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, दो सदनों वाला विधिमंडल है, वहां पर मुख्यमंत्री के पास ये एडवांटेज है कि वो किसी एक सदन का सदस्य हो। उद्धव ठाकरे भी विधानसभा के सदस्य नहीं थे, विधान परिषद के सदस्य हैं वो। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे विधान परिषद के सदस्य बनकर मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन वाकई में क्या ऐसा होगा या फिर कोई और दूसरा डेवलपमेंट हो जाता है, उसको लेकर सस्पेंस है और 31 दिसंबर तक ही वो सस्पेंस साफ हो सकेगा। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी हलचल होती है, जो कुछ भी आगे होता है, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें एनडीटीवी इंडिया पर। नमस्कार।